आज की कहानी एक जापानीज मंगा सीरीज पर बेस्ड है। मूवी का नाम है द प्रॉमिस नेवरलैंड। कहानी की शुरुआत होती है एक 11 साल की लड़की एमा से, जो सुबह अपनी बेड से उठती है और अपने साथ सो रहे बच्चों को भी वो जगाती है। ये सारे बच्चे एक बड़े से ऑर्फनेज जिसका नाम ग्रेसफील्ड हाउस है, इसमें रहते हैं, जहाँ पे उनकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे इनका ध्यान एक लेडी इजाबेल रखती है, जिसे ये बच्चे मॉम बुलाते हैं। ये बच्चे एक फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं। हर सुबह एमा सबको उठाती है, फिर सब मिलकर काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट भी करते हैं। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑर्फनेज में एक स्कूल जैसा सिस्टम है जहाँ सबको पढ़ाया जाता है। एमा, नॉर्मन और रे 3 सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो हमेशा हाईएस्ट स्कोर लाते हैं। यहाँ पर हम एक अजीब बात देखते हैं। सबके हाथों पर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर का टैटू होता है और किसी को भी इस ऑर्फनेज के बाहर की दुनिया देखने नहीं मिलता था। इन बच्चों ने बाहर की दुनिया कैसी है ये देखी भी नहीं थी, क्योंकि ऑर्फनेज के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और ऑर्फनेज एक बड़े से जंगल के बीच में है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें फॉस्टर पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं और वो बाहर की दुनिया देखने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन एक छोटी लड़की कॉनी का नंबर आता है। बच्चे उसे अलविदा कहकर उसके नए पेरेंट्स के साथ भेज देते हैं। इजाबेल उसे ऑर्फनेज के गेट तक छोड़ने जाती है, लेकिन तभी एमा को कॉनी का एक फेवरेट स्टफ टॉय मिलता है जो वो भूल गई थी। अब नॉर्मन के साथ मिलकर एमा उसे वो लौटाने के लिए गेट की तरफ चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचती है तो उसका दिल एकदम से टूट जाता है। एक वैन के अंदर कॉनी का बेजान शरीर पड़ा हुआ होता है और उसके सीने में एक अजीब सा प्लान डाला होता है। और उससे भी ज्यादा डरावना मोमेंट तो तब आता है जब 2 भयंकर शैतानी क्रीचर वहाँ पे आते हैं। अब ये देखकर एमा और नॉर्मन जल्दी से वैन के नीचे छुप जाते हैं और शॉक में वो वहीं पर फ्रोज हो जाते हैं। वो क्रीचर एक दूसरे से बात करते हैं। ह्यूमन मीट सबसे बेस्ट होता है, उनमें से ही एक कहता है। इस फार्म का मीट तो इलीट है, सिर्फ अमीर डीमंस के लिए ही रखा जाता है। ये सुनकर एमा और नॉर्मन की सांसें ही रुक जाती है, यानी कि अब तक ये ऑर्फनेज एक झूठ था। बाहर की दुनिया में अलग अलग डीमंस रहते हैं और बड़े होने पर उन्हें इन डीमंस को खिलाया जाता है। ये ऑर्फनेज बच्चों को सिर्फ एक फार्म एनिमल की तरह पाल रहा है। और तभी इजाबेल भी वहाँ आ जाती है। वो डीमन से बात कर रही होती है। वो कहती है जो बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनका मीट सबसे बेस्ट होता है, मतलब जो जितना इंटेलिजेंट होगा उसकी मौत उतनी ही जल्दी होगी। इजाबेल सिर्फ एक माँ ही नहीं थी, वो बच्चों को ट्रेन कर रही थी ताकि उनका टेस्ट डीमन के लिए और बेटर हो। दरअसल उसने डीमंस को प्रॉमिस किया था कि अगली बार वो हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चे देगी। एमा और नॉर्मन किसी तरह चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और ऑर्फनेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एमा गिर जाती है और रो पड़ती है। उसका दिल नहीं मान रहा था कि जो उसने देखा वो सच है। नॉर्मन उसको संभालने की कोशिश करता और कहता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन एमा को दूसरे बच्चों की भी चिंता होने लगती है। उनके बिना वो ऑर्फनेज नहीं छोड़ सकती है। खैर, अब अगले दिन नॉर्मन और एमा इस बारे में दोबारा बात करते हैं। नॉर्मन एक परफेक्ट एस्केप प्लान बनाने का सोचता है, लेकिन जब तक ये प्लान रेडी नहीं होता वो किसी और को बताने वाला नहीं था। उसी दिन वो दोनों बाउंड्री क्रॉस करने का डिसाइड करते हैं, ये देखने के लिए कि इसके बाहर की दुनिया में आखिरकार है क्या। जंगल में कुछ देर चलने के बाद वो एक बहुत ही ऊंची दीवार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसे पार नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी थी और उन्हें मजबूरी में वापस लौटना पड़ता है। इसी बीच में एक छोटी लड़की नाइला जंगल में खो जाती है। इजाबेल अपनी वॉच देखती है और बिना किसी देर के नाइला को ढूंढ भी लेती है। एमा और नॉर्मन ये देख के समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक वॉच नहीं है, शायद एक तरह का ट्रांसमीटर है जो खोए हुए बच्चों को आसानी से ढूंढने में उसकी मदद करता है। इसके थ्रू इजाबेल को पता चलता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है। अब अगले दिन नॉर्मन और एमा एक रस्सी लेकर जंगल जाते हैं। प्लान ये था कि इस बार वो दीवार के उस पार पहुंचेंगे, लेकिन तभी उनका बेस्ट फ्रेंड रे उन्हें पकड़ लेता है। रे उन पर शक कर रहा होता है कि तुम दोनों भाग तो नहीं रहे हो ऑर्फनेज से। तो नॉर्मन उसे बता देता है जो भी कुछ उसने और एमा ने एक साथ देख लिया था, सब कुछ। लेकिन रे का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होता है, पर रे बिना किसी डाउट के उन पर विश्वास कर लेता है।
रे कहता है अगर ऐसा है तो हमें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा, लेकिन एमा कहती है कि मैं इन बच्चों को छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे सबको बचाना है। अब रात को इजाबेल सबको एक नई केयरटेकर क्रोन से मिलवाती है, लेकिन क्रोन के आने के कारण इनका प्लान अब चौपट होने वाला था। खैर फिर आगे हम देखते हैं इजाबेल और क्रोन आपस में बात कर रहे होते हैं। इजाबेल क्रोन को दिखाती है कि उसने कॉनी का स्टफ टॉय ढूंढ लिया है और उसे ये भी पता चल गया होता है कि एमा, नॉर्मन और रे ऑर्फनेज की सच्चाई जान चुके हैं। लेकिन वो एकदम से कॉन्फिडेंट होती है। वो कहती है कि ये बच्चे भाग नहीं पाएंगे। अब इसके बाद एमा, नॉर्मन और रे अकेले में मिलते हैं और सीक्रेट बातें करने लगते हैं कि इन्हें यहाँ से कैसे भागना है। इजाबेल के पास किसी बच्चे का स्पाई है, यानी हम में से कोई बच्चा मिला हुआ है जो हमारी छोटी छोटी बातें उसे बताता है। अगर ये सच है तो ये स्पाई कोई बड़ा बच्चा ही हो सकता है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि डॉन और गिल्डा को सच बता दे। पहले तो डॉन और गिल्डा उनकी बात पर भरोसा नहीं करते, पर बाद में वो भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी नॉर्मन एक और चाल चलता है। वो डॉन और गिल्डा को 2 अलग अलग जगहों पर रस्सी छुपाने का प्लान बताता है। जिस जगह की रस्सी सबसे पहले गायब होगी वही स्पाई होगा। अब अगले दिन उनमें से एक रस्सी गायब हो जाती है। एमा और रे खुश थे कि उन्होंने स्पाई को ढूंढ लिया है, पर नॉर्मन उन्हें एक और बड़ा सरप्राइज देता है। वो बताता है कि जो रोप का झूठ बोला गया था वो एक्चुअली एक ट्रैप था रे के लिए। नॉर्मन ने रे को एक फेक लोकेशन बताई थी रोप की, ताकि चेक कर सके कि वो भी कोई स्पाई तो नहीं, क्योंकि उसका ही रिएक्शन काफी अनएक्सपेक्टेड था और रे इस ट्रैप में फंस गया था, यानी कि रे ही स्पाई है। रे फाइनली एडमिट करता है कि उसको ऑर्फनेज की सच्चाई बहुत पहले से ही पता चल चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि वो एस्केप नहीं कर सकता। उसने इजाबेल से सामना किया, जिसमें इजाबेल ने उसे कहा कि चाहे जो भी हो जाए एक दिन उसका भी नंबर आ ही जाएगा, मतलब कि एक ना एक दिन वो भी डीमन का शिकार बनेगा। बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए रे ने अपने मर्जी से स्पाई बनने का एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो अडॉप्शन को डिले कर सके। लेकिन एक बात क्लियर थी, उसने कभी भी इजाबेल को रोप वाला प्लान के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब था वो भी टीम के साथ था। फिर रे एक और शॉकिंग चीज बताता है, वो काफी समय से खुद भी एस्केप प्लान बना रहा था, और तो और जो कॉनी का स्टफ टॉय था वो रे ने ही चुराया था ताकि एमा और नॉर्मन खुद सच जान सके। ये सुनकर नॉर्मन रे को डबल एजेंट डिक्लेयर करता है और टीम का पार्ट बनाए रखता है। रे अब दोनों तरफ से काम कर रहा था, इजाबेल के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। रात को रे इजाबेल के पास जाता है, जिसे झूठ मूठ की रिपोर्ट देता है कि नॉर्मन उसके खाने में जहर मिलाने की प्लानिंग कर रहा है। इजाबेल उसका शुक्रिया करती है, पर एक और शॉकिंग बात कह देती है कि रे का अडॉप्शन करीब आ रहा है। खैर अगले दिन सब बच्चे वॉल के ऊपर चढ़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तब क्रोन उनकी बातें सुन लेती है, पर रिपोर्ट करने की जगह वो उनका साथ देने का फैसला करती है। इसका मतलब था कि क्रोन भी एक टाइम पर इन्हीं बच्चों जैसी एक स्टूडेंट थी, लेकिन अब वो इजाबेल को हटा के ऑर्फनेज की नई मदर बनना चाहती थी। इसीलिए वो बच्चों की मदद करने के लिए तैयार थी। रात को सब उसके कमरे में जाते हैं और क्रोन उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में सच्चाई बताती है। हजारों साल पहले डीमन और इंसानों के बीच में वॉर चली थी। बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद एक एग्रीमेंट बना था, द प्रॉमिस। इस एग्रीमेंट के मुताबिक डीमन और ह्यूमंस अपने अपने अलग दुनिया में रहेंगे, लेकिन कुछ इंसान डीमन वर्ल्ड में छोड़ दिए गए और वहीं से ह्यूमन ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत हुई थी। डीमंस इंटेलिजेंस ह्यूमन को खा के उनकी क्वालिटी ले लेते थे। खैर अब अगले दिन इजाबेल को क्रोन की चाल का पता चल जाता है और उसे फायर कर देती है। क्रोन जब जा रही होती है तब वह गॉड मदर से मिलती है, ऑर्फनेज की असली सुपरवाइजर। गॉड मदर क्रोन को डीमन के हवाले कर देती है, जो उसे जिंदा खा जाते हैं। अब इसके चलते बच्चों को ही एक्शन लेना पड़ता है।
एमा और नॉर्मन वॉल के पास जाने का प्लान बनाते हैं, जबकि रे इजाबेल को बिजी रखता है। डॉन और गिल्डा उस पर नजर बनाए रखते हैं, लेकिन उनका प्लान जल्दी ही फेल हो जाता है। इजाबेल रे को एक कमरे में लॉक कर देती है और खुद नॉर्मन और एमा को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वॉल के पास जाकर फाइनली इजाबेल दोनों से सामना करती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, प्यार, खाना, एक सेफ लाइफ। एमा ने इजाबेल को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों की जद्दोजहद में इजाबेल ने उसके पैर को ही तोड़ दिया। फिर उसने नॉर्मन को बताया कि उसका अडॉप्शन भी हो चुका है और कल उसका ऑर्फनेज में आखिरी दिन होगा और उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। रात को सब लोग इकट्ठा हुए। टेंशन भरा माहौल था। सब नॉर्मन के लिए परेशान थे, लेकिन नॉर्मन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर उसकी मौत से सबकी जान बचती है तो वो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार है। इसी दरम्यान नॉर्मन को अपने ड्रॉवर में एक अजीब सा पेन मिलता है। ये पेन क्रोन ने छुपा कर रखा था ताकि वे लोग इसे भाग सके। अब अगले दिन नॉर्मन रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ता है भागने के लिए, पर सामने उसने जो देखा उसकी सारी उम्मीदें ही टूट गई। दीवार के उस तरफ एक गहरी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। हार कर वो वापस ऑर्फनेज में लौट आया। उसे पता था कि उसकी मौत अब करीब आ रही है। आखिरी बार सबने नॉर्मन को गले लगाया। जब इजाबेल उसे लेकर गई, उसे एक राक्षस के पास नहीं बल्कि एक आदमी के सामने लेकर जाते हैं। उस आदमी ने बताया कि वो इंसान है और वो राक्षसों की दुनिया को कंट्रोल करता है। इनकी बातें चली रही थी कि तभी एक राक्षस आया नॉर्मन को खाने के लिए और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। अगले कुछ महीने एमा एक अजीब उदासी में डूब गई थी। उसका प्यारा दोस्त नॉर्मन अब इस दुनिया में नहीं है। वही रे भी हार मान चुका था। एस्केप का सपना कहीं खो गया था, लेकिन इजाबेल सारे बच्चों को देखकर काफी खुश होती थी कि सब कुछ कंट्रोल में है। फिर 2 महीने बाद रे की बारी आई, लेकिन उसने एक अलग ही फैसला ले लिया। वो अपने साथ साथ इस पूरे ऑर्फनेज को भी जलाकर राख कर देगा और उसने पूरे ऑर्फनेज को आग लगा दी। जैसे ही आग फैली, एमा चीखने लगी, इजाबेल को मदद के लिए पुकारने लगी। इजाबेल ने सारे बच्चों को बाहर निकालने का हुक्म दिया और आग बुझाने में लग गई, लेकिन जब ध्यान गया तब पता चला कि बच्चे तो वहाँ नहीं हैं और तब उसे समझ आया कि ये उनका एक एस्केप प्लान था। पिछले 2 महीने से इन्होंने इजाबेल को कोई भी शक होने नहीं दिया, लेकिन डॉन और गिल्डा चुपके से सारे बच्चों का एस्केप प्लान प्रिपेयर कर रहे थे। एक दिन एमा को नॉर्मन के बिस्तर पर एक चिट्ठी मिली थी। पूरे एस्केप प्लान लिखा हुआ था। एमा रे को बता नहीं सकती थी क्योंकि इजाबेल हर वक्त उन पर नजर रखी थी। छोटी उम्र के बच्चों को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें साथ लेकर जाना रिस्क होता, लेकिन एमा ने वादा किया था कि वो उन्हें जरूर लेकर जाएगी जब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। अब यहाँ आग लग रही थी, तभी सभी लोग दीवार पर चढ़ रहे थे, लेकिन जब इजाबेल उनके पीछे आई और नेविगेटर का यूज करना चाहा तो पता चला कि बच्चों ने तो अपने कानों से ऑलरेडी ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिए थे और इसी तरह ये बच्चे वहाँ से भाग पाए। अब एक एक करके सभी दीवार के उस पार चले गए थे, रस्सी से नीचे फिसलकर। सिर्फ एमा अभी भी ऊपर थी। तभी इजाबेल आ पहुंची। उसने धमकी दी कि वो रस्सी काट देगी। एमा उसकी तरफ देखती रही और कहा, हम जानते हैं कि आपके लिए ये सब कुछ मुश्किल रहा होगा। आपने हमेशा एक माँ की तरह हमसे प्यार किया, लेकिन वो प्यार झूठा था। तभी एमा दूसरी तरफ जाने लगी। अब यहाँ इजाबेल के पास एक और मौका था। वो रस्सी काट सकती थी, लेकिन उसने नहीं काटा। वो बस चुपचाप खड़ी रही, देख रही थी कि जिन बच्चों को उसने आज तक बड़ा किया वो आखिरकार आजादी पा चुके थे। दीवार के उस पार सब जंगल में चले गए थे। जब वो रुके तब एमा ने वो पेन निकाला जो क्रोन ने दिया था। जैसे ही उसने वो पेन खोला, एक होलोग्राम दिखाई दिया और एक आउल उसमें से निकला। आउल उन्हें एक शहर की तरफ लेकर जा रहा था, एक जगह जहाँ पर वो सेफ रह सकते थे। वही दूसरी तरफ इजाबेल ग्रैंड मदर और ओवरसीयर के सामने खड़ी थी। वो उससे नाराज थे कि उसने वैल्यूएबल बच्चों को भागने में मदद की और उसकी सजा एक राक्षस आया और उसने उसे खा डाला और फिल्म यही खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।